हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। CHSL 7 का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। पहला सवाल देखेंगे। एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई और औसत स्कोर 26 था। लड़कों का औसत स्कोर 26 था, जबकि लड़कियों का औसत स्कोर 36 था और संयुक्त औसत स्कोर 30 था। देखो, संयुक्त अगर पूरे मिला के दे दे तो यहाँ पर संख्या का अनुपात निकल जाता है। अब सब लोग आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी ऐसा दे तो औसत निकल जाता है, यानी कि बीच में औसत को रखेंगे और उसके बाद से उनके संख्या का अनुपात दे देगा। तो संख्या का अनुपात यहाँ पर 36, 4, 40, बड़ा में से छोटा घटाना है, कटेगा तो ये 3:2 होगा। यानी कि अगर लड़कों की संख्या 3 हुआ तो लड़कियों की संख्या 2 रहा होगा। और 3 बराबर कितना है? तो 3 बराबर कह रहा है कि आपका दे रखा है 15। 3 बराबर 15 बॉयज है, 2 बराबर 5 दूना 10 गर्ल्स होंगे। इतना बात है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। चाहो तो आप एक्स पर भी मान सकते थे। बॉयज की संख्या दे रखा था आपका, लड़के 15 हैं और औसत उनका 26 है। लड़कियों की संख्या पता नहीं है, उनका औसत 36 है और सभी का औसत आपका 30 है। तो 15 + x का 30 है। मुझे लगता है कि आप अगर ये भी करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर, इसको गुना कर दीजिए इसमें, इसको गुना कर दीजिए इसमें, 15 × 26 और 36 × x और बराबर में 30 गुणा ये x। तो यहाँ पर x बराबर 10 आ जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा लेंदी। तो आपको समझना है कि आसान सा क्वेश्चन ये तरीके से बनाइए। जो लोग ये बनाते हैं उनको ये पर आना होगा, थोड़ा सा पैसेंस रख के इसको करिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है कि 8925 को 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी की होगी? यहां पर समझना ये जरूरी है कि अर्धवार्षिक रूप से लगा हुआ है। अगर वार्षिक रेट पहले आपको, वार्षिक रेट अगर आपको 8% और समय 1 वर्ष है, तो जो दर होगा छमाही के लिए, अर्धवार्षिक के लिए, अर्धवार्षिक मतलब छमाही, हाफ ईयरली के लिए वो 4% होगा और समय दुगना हो जाएगा। ये तमाम बातें आपको डिस्कस किया जा चुका है। अब अगर ऐसा है तो एक काम कर सकते हैं, 4% का मतलब 1/25 होता है और 1/25 अगर आपको पता हो कि किस्त कैसे निकलता है, देखो प्रत्येक किस्त जो होगा सो ऐसे लिखाएगा। अगर मान लीजिए 1 साल का है तो 25 से जो धनराशि है सो 26 हो जाएगा, और ये 25 से 26 1 साल में होगा तो 2 साल में 25 के स्क्वायर से 26 के स्क्वायर हो जाएगा। और ये अगर आप समझते हो तो यहां पर देखिए क्या मिलेगा, ये 25 से 26 और 25 के स्क्वायर से 26 के स्क्वायर। यहां पर प्रत्येक किस्त आपको बराबर होना चाहिए, इसीलिए किस्त को जो ये 26 का स्क्वायर 676 जो आपको दिख रहा है और ये 625, इसको क्या करिए आप 25 और 26 को 676 करने के लिए इसमें आपको गुना करना पड़ेगा 26 से, ताकि ये बैलेंस हो जाए। यानी कि अगर आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूं, इसमें गुना करना होगा, जानते हो कितना? 26 से ये ऐसा करना है कि ये भी 676 हो जाएगा, क्योंकि ये प्रत्येक किस्त है और प्रत्येक किस्त बराबर होना चाहिए। ये आप लोग सब लोग जानते होंगे, CI के किस्त नहीं जानते हैं तो इस तरीके से करना है आपको। 26 गुना कीजिए, 25 6 का 150 और 25 दूना 50, यानी कि आपको 650 यहाँ पर आ जाएगा, 650 आएगा और ये आपका 676 हो जाएगा और ये 625 होगा। अब आप देखिएगा टोटल जो प्रिंसिपल यहाँ पर आपको दिखेगा, जो कर्ज था वो टोटल कर्ज 5 2 7 और 6 6 1275 आ रहा है, ठीक है। और किस्त जो है सो 600, प्रत्येक किस्त जो है सो 676 है।
यहां पर दे रखा है, जानते हैं प्रत्येक किस्त कितना दे रखा है, नहीं प्रत्येक किस्त निकालना है और कुल धनराशि, कुल कर्ज दिया हुआ है। कुल कर्ज हमारा 1275 है और यहाँ कुल कर्ज कितना दे रखा है 8925। तो यानी कि बात यह है कि 1275 जो है सो एक्चुअल में 8925 है। तो रियल वाला वैल्यू को ऊपर रखते हैं, जो हमारा ये अनुमान वैल्यू आया है वो यहाँ रखते हैं और जो निकालना है उसको बगल में रखते हैं। यानी कि किस्त निकालना है तो किस्त हमारा निकल जाएगा, किस्त निकलेगा कैसे 676 करने से काटेंगे तो ये मिलेगा आपको 6284, 7 बार में कट रहा है और 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 42 और 7 छक 42, 7 सत्ते 49 और 4 53 और 7 छक 42 और 5 47, यानी कि 4 कौन सा हो जाएगा 4732 इसका आंसर होगा। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका इस तरह से है कि एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार छूट देता है कि 3 खरीदे तो 2 मुफ्त देगा, यानी कि 3 खरीदिएगा तो 2 को छूट देगा, 3 खरीदेंगे तो 2 छूट देगा, यानी कि 3 पर 2 छूट। या ऐसा नहीं समझाइए, 3 खरीद पर 3 का पैसा लगेगा और 2 छूट मिलेगा, यानी कि आदमी घर सामान कुल सामान कितना ले जाएगा, कुल सामान ले जाएगा आपको 5, लेकिन पैसे कितने के लगेंगे केवल 3 के, अर्थात कितना मुफ्त 2 मुफ्त। ये 5 सामान ले गया, पैसे लगे 3 के तो 2 मुफ्त है। तो छूट कितना हुआ, छूट 2 हुआ, छूट 2 हुआ। छूट परसेंट कैसे लिखेंगे, कुल छूट 2 है और कितना पर छूट है तो 5 वस्तु पर छूट है, तो 5 में 2 छूट कह रहे हैं तो प्रतिशत में छूट कैसे रहेगा, प्रतिशत में छूट रहेगा 40% डिस्काउंट। 20 बचे 100, 20 दूनी 40। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। टोटल वस्तु कितना ले जा रहा है और कितना उसमें कितने के पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, तो 2 के पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, बाकी 3 खरीदना है पड़ा है। यहां पर देखिएगा एक सवाल आपको कह रहा है कि 1992 से 1996 तक के कंपनी में विभिन्न प्रकार के कारों का उत्पादन को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अगला सवाल में अगला पेज में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1995 में एक प्रकार का कार का उत्पादन सभी वर्षों में कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। सभी वर्षों में 1995 में ए का और सभी वर्षों में ए का उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो सभी वर्षों में ए का, सभी वर्षों में ए का तो ये वाला है पूरा, और 95 में जो है कह रहा है वो 95 में तो आपका 95 में ये 190 है, यानी कि सबको जोड़िए और 190 को ये कीजिए, जोड़िएगा तो यहाँ पर ये 0 का 0 हो जाएगा। 9 6 15 15 और 9 6 15 15 3 18 18 19 6 19 6 25 5 कैरी 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 2 8 8 1 9 950, यानी 950 में ए का जो है सो 190 है, तो प्रतिशत कितना है ये आप 100% से गुना करिएगा, जो आएगा सो आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। ये वाला प्रश्न का 190 आया और टोटल 950 आया। अगर 950 में 190 का क्या परसेंटेज है वही आपका आंसर हो जाएगा। 19 पचे 95, 20 पचे 100, यानी 20% इसका आंसर हो जाएगा बी। मुझे लगता है कि बात समझ में आया होगा। यहाँ पर टोटल जोड़ना है और फिर 1995 का देखना है। अब मुझे लगता है कि क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक समूह की औसत आयु 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उस समूह में 32 की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 की आयु वाला एक अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है। देखो, एक ग्रुप था जिसमें कि 32 उम्र वाला चला गया, 36 वाला आया तो सभी को बढ़ा दिया कितना 4-4 साल। 56 साल वाला आया तो सभी को बढ़ा दिया, 56 वर्ष वाला आया तो सभी को बढ़ा दिया कितना 4-4 वर्ष। कैसे सोचेंगे समझ देखिएगा। 32 गया और 56 लेके आया है, यानी कि कितना ज्यादा लेके आ गया, यानी कि ये 24 ज्यादा लेके आया
और अगर ये 24 ज्यादा लेके आया तो सभी में अगर 24 लोग होते तो सब में एक एक बढ़ाता, अगर 12 लोग होते तो सब में 2-2 बढ़ाता, अगर 8 लोग होते तो सब में 3-3 बढ़ाता। यानी कि अगर सब में 4-4 बढ़ाया है यानी कि 6 लोग रहे होंगे। 24 बढ़ा रहा है, 24 लोगों में अगर 24 बढ़ाता, अगर पूरा 24 लोग होते तो एक एक बढ़ता, लेकिन बढ़ रहा है 4-4, इसका मतलब 6 ही लोग थे, अर्थात आंसर कौन सा हो गया 6। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, प्रश्न संख्या आपका 56 देखिए। 25 मीटर लंबी सीढ़ी का पांव इमारत के आधार से 7 मीटर दूरी है। 25 मीटर लंबी सीढ़ी का पांव इमारत से 7 मीटर दूरी है। यह सीढ़ी 25 मीटर का है, इसकी इमारत से दूरी आपका 7 मीटर पर है। अब कहता है उसका शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है। ऐसा समझिएगा, मान लीजिए ये दीवार है, ये दीवार है और एक सीढ़ी है। मान लीजिए सीढ़ी है, ये आपको दीवार से 7 मीटर दूरी पर है, ये 7 मीटर दूरी पर है हमें, और इस सीढ़ी का लंबाई है 25 मीटर है। सिर से 4 मीटर फिसल जाता है। अगर ये सीढ़ी 4 मीटर फिसलेगा तो ये फिर ऐसा कुछ बना देगा, क्योंकि लंबाई तो वही रहेगा। 4 मीटर फिसलेगा, सीढ़ी कुछ ऐसा चला जाएगा आपको, और यहां से यहां पर ऐसे फिसल जाएगा। ठीक है, ये ऊपर में 4 मीटर फिसला है, 4 मीटर फिसला है। अभी सबसे पहले ये समझिए कि अगर सीढ़ी आपका 25 का है, 25 मीटर का, और ये 4 है, तो आधार से 7 मीटर दूर है। इमारत का पांव 7, 24, 25 होता है, यानी पूरा 24 रहा होगा। 7 अगर यहां से यहां है और ये 25 है तो 7, 24, 25 होता है, यानी 24 ऊंचाई रहा होगा। अब 4 फिसल जाता है व्यक्ति, और 4 फिसलता है तो यहां पर 20 रहा होगा, 20 मीटर हो गया होगा। और आपको जैसा कि पता है कि अगर फिसला है 4 और 20 रह गया है तो ये इधर बढ़ा होगा, यानी कि सीढ़ी की लंबाई तो वही 25 रहा होगा। और 20 मीटर और 25 मीटर का ट्रिपलेट जानते हैं कितना होता है? 20 और 25 का ट्रिपलेट जो होगा, सो 55, 25, 5 का 20 और 5 दिया 15 हो जाएगा, यानी कि ये यहां से यहां तक की दूरी 15 रहा होगा। तो बोलता है तो सीढ़ी का पांव कितनी दूरी तक खिसलेगा? पांव यानी यहां पर सिर से नीचे खिसला है, यहाँ 7 था तो यहां पर कितना दूरी तक का फिसलेगा? तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो दूरी नया वाला आ रहा है वो आपको 8 दिख रहा होगा, क्योंकि 8, 7, 15 होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 8 मीटर फिसल जाएगा। आई होप कि एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा, आपको क्लियर होगा सब कुछ। प्रश्न अगला तक बढ़ते हैं। सवाल है कि कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं। गणित में लड़कों के औसत अंक 89 है, जबकि लड़कियों के औसत अंक 91 है। तो गणित में पूरी कक्षा के औसत अंक क्या हैं? यहां पर समझिएगा कि 29 लड़के हैं, 29 बॉयज हैं, और गर्ल्स कितनी है? 21 लड़कियां हैं। और कह रहा है कि गणित में लड़कों का औसत जो है ना, बॉयज का औसत 89 है और गर्ल्स का औसत 91 है। हाँ, टोटल संख्या कितने रहे होंगे इनके? टोटल संख्या हो गए होंगे आपके, कुल संख्या आपको यहां पर हो गया 50, और सभी 50 का औसत जो है सो निकालना है हमको। ठीक है, सभी 50 का औसत। एक तो तरीका है कि गुना करके आप निकाल दीजिए एक समान के, जो कि सिंपल है, आप कर सकते हैं, लेकिन गुना करने में कई बार दिक्कत भी हो जाता है। अगर मैं डेविएशन मेथड से निकालता हूं तो ऐसे समझिए, अगर 29 लोगों का 89 है और 21 लोगों का 91 है, तो 50 लोगों का मैं अपने से एवरेज मान लेता हूं, अपने से खुद से ही मैं एवरेज मान लेता हूं कि 90 रहा होगा। एवरेज मान लिया 90, लेकिन मैं तो मान लिया गलत। मुझे मानना ऐसा है, मैं तो अपने मन से जानबूझकर मान लिया 90। अब देखो यहाँ 29 लोगों का 89 है, यानी कि 29 लोगों का मेरे अनुमान के अनुसार एक एक कम है। तो एक एक कम है, इसका मतलब कि एक एक कम आपको यहां पर 29 कम हो जाएगा टोटल। अच्छा, ये
ये 90 से ज्यादा है एक एक, और यानी कि एक एक ज्यादा है तो 21 लोगों का ज्यादा है, तो प्लस कितना हो जाएगा 21, अर्थात इसके अनुसार से 29 कम जाएगा लेकिन इसके अनुसार से 21 बढ़ेगा, अल्टीमेटली कम जाएगा ये, यहां पर प्लस लिखिएगा। और कितने लोगों में ये जो कमेगा वो बढ़ेगा, वो है 50 लोगों में कमी बढ़ेगा। और इसको अगर बढ़िया से देखिएगा तो 90 प्लस 90 माइनस आ रहा होगा 8/50, 8/50, तो यानी कि यहां पर 90 प्लस 90 माइनस 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 0.16 होगा। और आप देख रहे होंगे कि यहां पर घटाएंगे तो 684 एक ही आ ही रहा है, 89.84, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 89.84। मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, सॉरी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री और अलजेब्रा के क्वेश्चन में CHSL में दो सवाल देता है। अगर आपको ज्योमेट्री का देखें तो एक सवाल, ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल और अलजेब्रा का एक सवाल, लेकिन ज्योमेट्री का कंटेंट अधिक रहता है जिसमें कि 2 सवाल कई बार रहता है। सवाल देखिए कह रहा है 58 के एक त्रिभुज ABC में यदि 3 भुजा ABC का मान दे रखा है तो कौन बी का मान क्या होगा। याद रखें कभी भी अगर ये ना देता हो कि कौन सा भुजा कौन है, तो ये त्रिभुज के अनुसार से खुद ब खुद मान लेना है कि A के सामने A रहेगा, B के सामने B रहेगा और C के सामने C रहेगा। यानी कि A का मान जो था दिया हुआ वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और B का मान 7 है और C का मान 3 है, तो B का मान क्या है। अगर B का मान आपको पूछता है तो आप कैसे निकालेंगे। आपको पता है कोसाइन रूल, cos B बराबर आपको हो जाता है A² प्लस C² माइनस B² बटा 2AC, यानी कि A² आपका 5×5 = 25, C² 3×3 = 9 माइनस B² 7×7 = 49 और बटा 2AC, यानी कि 5 दूनी 10, 10×3 = 30। आप देखिएगा तो यहां पर -40 हो जाएगा, नेगेटिव हो जा रहा है क्या, ये -40 हो जाएगा और -40 में से 25 जाएगा तो 15 हो जाएगा, -15/30 आपको -1/2 आ रहा है। यानी कि cos कितना का मान -1/2 होगा। वैसे तो cos अगर आपको 60 का मान होता है 1/2, लेकिन अगर आप 180 माइनस 60 भी करें तो cos 180 माइनस 60 रहेगा, तब भी इसका वैल्यू -1/2 होगा, जिसका आंसर कौन सा होता है, C 120 डिग्री। तो आपको कई बार इस तरह से भी पूछता है जहां पर कि एंगल नेगेटिव में आ जाएगा, कोई वैल्यू नहीं आता रहेगा, तो आप जरा सा सोचिएगा, विचार कीजिए इस तरह के सवालों को बनाने के लिए। 58 के बाद 59 देखिए सवाल है। ये सवाल आपका अलजेब्रा का है और अगर जो लोग पैकेज बनाते होंगे उनको ये हूबहू सवाल दिख रहा होगा, सेट का ही क्वेश्चन होगा, आपके पैकेज का ही क्वेश्चन होगा, तो सारे सवाल उसी तरह से होते हैं तकरीबन, थोड़ा केयर करना होता है, रिवीजन करना होता है। अगर ऐसा है तो इसको आप लिख सकते हैं, जानते हैं एलसीएम लेंगे नीचे वाला का, तो XYZ एलसीएम होगा, यहां पर XQ प्लस YQ प्लस ZQ मिलेगा और इसका मान पूछा जा रहा है आपसे। आपको पता है कि x प्लस y प्लस z बराबर 0 है, तो XQ प्लस YQ प्लस ZQ बराबर 3XYZ होगा। और अगर इतना बराबर पूछ रहा है तो 3XYZ बटा XYZ जो वैल्यू आएगा वो 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात, यानी कि आंसर इसका C होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला आपका दे रखा है। एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया।
नालायक शिष्य क्या करता है कि एक संख्या को 5/3 से गुना करने के बजाय गलती से बेचारे से 3/5 से गुना हो गया, तो कहता है कि उसमें त्रुटि की गणना करें। जब भी ऐसा हो जाए तो इसको रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए, सही क्या था और गलती से क्या हुआ उसकी अनुपात निकाल लीजिए। एक से एक कट जाएगा और अगर बढ़िया से देखते होंगे तो पाते होंगे कि 25:9 हो जाएगा, यानी कि गलती टोटल कर पाया है वो 16 गलती कर दिया है। प्रतिशत गलती निकालना है, 16 गलती 25 में किया है, यानी कितना प्रतिशत त्रुटि किया। त्रुटि के लिए 16 चौका 64% यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। मुझे लगता है कि समझ में आ रहा है बात। प्रश्न अगला बढ़ते हैं, आगे का सवाल DI का है, तो केयर कीजिए। निम्न पाई चार्ट वर्ष 2021 में विभिन्न वर्षों की जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाता है। देखिए इसमें डेटा पता नहीं लगा है, अगर ऐसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं ये डेटा दिख ही नहीं रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको स्किप करता हूँ। जिन बच्चों को ये अभी अगले बार से इस तरह के सेट में नहीं रहने चाहिए, मैं ऑफिस को सूचना देता हूँ। अगला बढ़ता हूँ। एक गोले का आयतन दे रखा है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आसान सा सवाल दे दिया। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r²। देखो क्वेश्चन आसान देगा तो एकदम धैर्यपूर्वक बनाइएगा, गलतियां जनरली यही हो जाती हैं। 972 पाई दे रखा है, पाई से पाई आप काट दीजिए, 4 से काट दीजिए आप, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि r³ बराबर 7, तो ये 729 हो जाएगा और ये r बराबर 9 होगा, तभी ऐसा हो पाएगा। रेडियस पूछ रहा है तभी मारिएगा, व्यास पूछता है तो 18 मारना है, ठीक है। रेडियस यहां पूछ रखा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल दे रखा है इस तरह से, कहता है कि भाई mxm और nxn बराबर हैं, यानी कि mxm बराबर nxm है, नहीं mxn है ना। तो xn के पदों में हमको आंसर बताना है, xn के पदों में हमें आंसर बताना है। तो x के पावर m बराबर nxn/m ऐसा होगा। तो अगर मुझे इसका निकालना है तो 1/ मैं लिख दूंगा nxn/m प्लस x के पावर n। चूंकि मुझे xn के पावर टर्म में लिखना है 1/, या फिर मैं यहां लिखने के बजाय एक स्टेप कर लेता हूं, इसको लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x के पावर यहां पर मैं लिखूंगा n, किसी तरह से कर लीजिए, थोड़े मोड़े स्टेप्स का अंतर पड़ेगा। अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो थोड़ा सा ज्यादा चला जाएगा, लेकिन ऐसे चीजों को तो खैर एग्जैक्टली एग्जाम में ही किया जाएगा, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं इस तरह से, या फिर वैल्यू लेकर, तो तमाम चीजों को वहीं पर करेंगे। यहाँ पर सिंपली आप देख लीजिए कि आप xn कॉमन हो जा रहा है सब में से, है ना, xn कॉमन हो जा रहा है, 1/, नीचे में x के पावर n कॉमन हो जाएगा, सभी में है ही, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ऐसे में हो जाएगा यहाँ n/m + 1 और +1/n/m - 1, ऐसा दिख रहा होगा। और सॉल्यूशन अगर करेंगे तो ये सिंपली आपका 1/(x(n) बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पर LCM आपका, देखो ये पहला एक स्टेप तो लिखना होगा, m/m + n होगा और प्लस ऊपर में भी m/n - m होगा, यहाँ पर n + m होगा।
अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि सर ये कट जाएगा और m कॉमन हो जाएगा बाहर, और यहाँ पर कट के m कम 2mn हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा, ये आपको सोल्व करके आएगा 2mn और बटा में x के पावर n और इनटू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, जो भी आता हो ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? 2mn x के पावर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यानी कि आंसर इसका सही वाला जो है सो ए होगा। तो थोड़ा सा स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बन जाएगा और वैल्यू भी लेके बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, लेकिन वैल्यू वाला में भी उतना ही पता समय लगता पिछले वाला सवाल में। ये सवाल देखिएगा, 36 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर विमाओं वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 6 छोटे सेंटीमीटर भुजा वाले घन ढाले गए हैं। मतलब कि 36 गुने 18 गुने 12 एक घनाभाकार है, तो इसका आयतन तो ये रहा होगा। इससे आपको क्या, ये घनाभ का आयतन है, इसी घनाभ से आपको बनाना है पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाला घन, ठीक है, 6 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन में ढाला जाना है। तो 6 सेंटीमीटर वाला घन में ढाला जाना है, तो घन का आयतन होता है a क्यूब, यानी 6 का क्यूब। तो घनों की संख्या कितनी होगी? तो मैं कहता हूं कि घनों की संख्या n होगी। यहां पर से n बराबर निकाल सकते हैं। आप देखिएगा तो तीनों 6 से कट जाएगा, n बराबर 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 छक 36, 3 6 थे, तीनों से एक एक को काटा, 3 दूनी 6, 6 छक 36, n बराबर यहाँ पर 36 आ रहा होगा। तो घनों की संख्या टोटल 36 रहा होगा। एक घन का आयतन निकालेंगे और n से गुना करेंगे, एक क्यूब की आयतन निकालेंगे और n से गुना करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दे रखा है इस तरह का, व्यंजक 36 पी स्क्वायर प्लस 49 क्यू स्क्वायर इंटू 6p प्लस 7q इंटू 6p माइनस 7q। आप देखिएगा तो 36 पी स्क्वायर प्लस 49 क्यू स्क्वायर है ना, ये आसानी से ये दोनों गुना होके क्या हो रहा होगा, 36 पी स्क्वायर हो रहा होगा माइनस 49 क्यू स्क्वायर हो गया होगा, और ये दोनों गुना करेंगे तो 36 का स्क्वायर 1296 ए इंटू बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी पर तोड़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा पी का 4 और माइनस 49 का स्क्वायर 2401 क्यूब का स्क्वायर। यही आ जाता होगा, जो भी आता होगा सो आंसर हो जाएगा आपका डी। ये देख रहा होगा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से, ये दोनों को गुना करेंगे तो ये मिलेगा और उसके बाद दोनों गुना करेंगे, दोनों में ए प्लस बी और ए माइनस बी का गुणनफल था। डी आई यहाँ पर भी दे रखा है और ये देखता हूं मैं क्या है। दिए गए अध्ययन कीजिए और उसके बाद से बताइए ये क्वेश्चन। आर में बच्चों में लड़कों का लड़कियों से अनुपात इतना है और पी में बच्चों में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 5:4 है। पी और आर शहर मिलाकर लड़कियों का कुल संख्या कितनी है? आइए देखते हैं यहां पर कुल जनसंख्या पी और आर का ये है, पी और आर ही बोल रहे हैं ना, पी और आर का, ठीक है। अब कहता है कि इसमें बच्चों, पुरुषों, महिलाओं, बच्चों का प्रतिशत जो दे रखा है सो ये है। तो पी में बच्चा कितना परसेंट है? 20%। 46,800 का 20% पी में बच्चा है। 46,800 का 20% बच्चा है पी में, ठीक है। यहां पर कह रहा है पी और क्यू, पी और आर का, सॉरी, और आर में बच्चों
की संख्या, आर में देखते हैं बच्चों की संख्या। आर में बच्चों की संख्या 42,000 है और उसमें बच्चे 10% हैं। 42,000 टोटल है, तो 42,000 का 10% बच्चा है यहां पर, ठीक है। अब कहता है कि लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 2:3 में है और कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या निकालना है। तो इसको मैं कहूंगा कि भैया ये तुम जो हो सो लड़कों और लड़कियों 3 2 5 हो टोटल, और मुझे निकालना है इसमें किसकी संख्या, लड़कियों की, तो मैं 3 निकालूंगा। और प्लस ये जो तुम हो सो 5 4 9 हो, और इतने बच्चों में लड़कों तथा लड़कों का लड़कियों से अनुपात 5:4 था। पी में उल्टा मैं लिख रहा हूं, यहां पर आर है बाबू, ये 9 यहां पर है और इसमें आपको लड़कियों की संख्या 4 है, और ये जो है सो पी आर का है, आर का, और उसमें लड़कियों की संख्या यानी कि टोटल संख्या 5 है बच्चों का, जिसमें कि लड़कियों का 3 है। कैलकुलेट कीजिएगा, जो आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी आ जाए, प्रतिशत में तो कट ही जा रहा है, देखो प्रतिशत से प्रतिशत, 100 से 100 तो 00 ऐसी कैंसिल दोनों में, ये वाला से प्रतिशत से, ठीक है। 9 से काटेगा तो 9 5 45 और 9 दूनी 18, 52 गुने 20, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 140 गुने 4 है अभी, और प्लस ये 5 दूना 10 हो रहा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसको भी गुना 4 से करके लिखते ही हैं, 4 चौक का 16 इतना हो जाएगा, और 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 हो रहा है, तो 6 से गुना करते 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि जोड़ेंगे इसको तो मिल जाएगा आपको 6 2 8 5 1 6 4 2 6 66 180, आंसर आपका डी हो जाएगा। तो केवल शब्दों को समझना है डीआई में, और बनते हैं, रेशियो का उपयोग किया हुआ है इसमें। सवाल देखिएगा अगला, आगे का सवाल है आपका कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 36 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में। तो ए और बी का दोनों का दे रखा है, तो 12 गुने 36 बटा 12 प्लस 36 48 आप कर दीजिए, दोनों मिलकर निकल जाएगा। बरचों का 48, 12 थिया 36, यानी कि बरचों का 48, 4 9 चौका 36, आंसर हो जाएगा 9। ये करते हैं कैसे, दोनों मिलकर ए इंटू बी बटा ए प्लस बी करते हैं, जो ए का समय है और बी का समय है दोनों को निकालिएगा, ये बनेगा। मुझे लगता है बेसिक सवाल एकदम दे दिया है। सवाल आप लोग अगला देखेंगे। अगला सवाल है 11 मीटर त्रिज्या का एक स्तंभ 21 मीटर ऊंचा है, त्रिज्या का स्तंभ ऊंचा है, स्तंभ कैसा होता है, बेलनाकार, इसमें बनाने वाले में कितनी सामग्री का उपयोग किया गया होगा। तो भाई साहब ये जो है आपको स्तंभ है ऐसा, और ये 11 मीटर त्रिज्या वाला है, यानी कि है, और ऊंचाई 21 है। तो आपको पता है वॉल्यूम इसका निकलेगा, इसमें मटेरियल कितना यूज हुआ है, तो ये पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7 है ना, और आर स्क्वायर का मतलब 11 गुने 11, और ऊंचाई का मतलब हमारा 21। काटिएगा तो यहां से मिलेगा 7 तिया 21 3, और 11 गुने 11 गुने 11 है, तो 11 अगर है 121 गुने 11 करेंगे तो 1 2 4 2 और 11 का क्यू हो जाता है आपको 1331, 1331, तो 1331 गुने 6, 1331 गुने 6, तो 6 छतरी 18 के हाथ में, छतरी 18 के हाथ में 1, छतरी 18 1 19 और 6 और 1 7, 7986 कोई भी आता हो वो हो जाएगा आपका आंसर ए। तो कितना मटेरियल लगा है ये आयतन डिसाइड करता है, इसलिए आयतन आपको निकाला गया बेलन का। गोला बेलन और अभी यूज कर चुका है, सभी गोला बेलन और घन घनाभ दोनों को यूज कर चुका बाबू, इसीलिए आपको मेंसुरेशन में फॉर्मूले कम से कम याद रखने हैं। ये भी आसान सा सवाल दे रखा था कि 15 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तो 15 और 24 का तृतीय अनुपात 1 है, तो आपको 24 का स्क्वायर, बीच वाला का स्क्वायर बराबर इन दोनों का गुणनफल 15 गुने 1, यानी 24 का स्क्वायर यानी 24 गुने 24, जो बीच वाला होता है 2 बार गुना होगा, और बराबर में 15 गुने 1। ये समझ में नहीं आता है तो सीधा लिख दिया कीजिए 15/24 और बराबर 24/1, ऐसे बढ़ते जाइए, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना,
ये होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ये कीजिएगा 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 8 तिरकी 5 तिये 15, 8 तिरकी 24, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192, 5x बराबर हो रहा है। x बराबर अगर निकालना है तो 192/5 कौन सा आंसर आ रहा है? 5 तिये 15, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 15 4 ये आ रहा है शायद, 7 पचे 35, 4 5 तिये 15 और 3 18 नहीं आएगा। 37 वाला तो नहीं आ रहा है, 37 वाला नहीं आने का, 38 वाला, 8 पे 40 के जो हाथ में 4, तो लास्ट में 4 हो जाएगा, नहीं होगा। 92 वाला यही होगा, बी आंसर होगा। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि x का वैल्यू वही आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है कि एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है, सॉकर। और लड़कियों ने लड़कियों का शौक है सॉकर खेलना, 70% लड़कियों का। 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है। 98 लड़कियों ने, 70% लड़कियों ने। भाई पहले कुल संख्या का 70% लड़कियां हैं, 70 का 70% ने सॉकर अपनाया, और यदि 98 लड़कियों ने सॉकर चुना है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? अब जरा सा सोचिए, 100 संख्या है, 100 में से 70 गर्ल्स हैं और गर्ल्स में से 70% इसका यानी कि 49 सॉकर खेलते हैं। ठीक है, तो सॉकर खेलने वालों की संख्या यहां पर 100 के रेस्पेक्ट में 49 है, तो यानी कि 49 बराबर 98 है। तो कुल संख्या कितना? कुल संख्या 100 माने थे, है ना। तो यहां पर कुल संख्या आपका 200 हो जाएगा, जो कि बेहद आसान सवाल था। मुझे लगता है कि अब सबसे बना होगा। 70 के बाद देखिएगा 71 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन 71। कह रहा था एक आदमी एक सेल फोन इतना में खरीदता है, उसे विक्रय मूल्य पर गणना किए गए 12.5% लाभ होता है। तो 12.5% को हम बोलते हैं भाई साहब 1/8, यानी कि एसपी पर अगर लाभ हुआ है तो एसपी 1/एसपी जानते हैं कितना रहा होगा? 8 रहा होगा, तो प्रॉफिट हुआ होगा 1। इसका मतलब खरीदले होगा वो 7। अगर 8 रुपये में बेच के 1 रुपया लाभ हुआ है तो खरीदा होगा 7 में। खरीदता है इतना में तो फोन का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि मैं लिख दूंगा कि भाई खरीदा है ये मैं मेरे अनुसार 7 में, लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं हम खरीदे हैं भाई 245 यानी कि 24,500 में। तो क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य निकालना है कि हाँ विक्रय मूल्य निकालना है, तो एसपी निकाल दीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। 7 से भगा दीजिएगा, 7 या 21 और 7 पचे 35 यानी 3500 और 8 पचे 40 और 8 तिरके 24 और 4 28 यानी कि आपको 28,000 इसका एसपी रहा होगा। आप सब लोग समझते होंगे। ठीक है, 71 के बाद 72 देखिएगा, और ये आपका 72वां क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन, बड़ा सा दिया है, आप देखकर ही एग्जाम में क्वेश्चन को रखे होंगे। ये सवाल कह रहा है कि एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 था। कई बार बड़े क्वेश्चन होते तो इसको स्किप करके पढ़िए, क्योंकि पढ़ने में ही उसको इतना लग जाएगा जितना में कि जीएस के सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे आप। पढ़ के समझने में नया क्वेश्चन इतना लग जाएगा जिसको कि जीएस के सारे क्वेश्चन उसमें उतना समय में बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बढ़ सकते हैं आप। एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 था। थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लियरेंस सेल की पेशकश कर रहा था, जिसमें कि प्रत्येक 3 वस्तुओं खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त। 3 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त। अच्छा, 3 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त। अभी आज ही समझाए हैं कि भैया कितना मुफ्त, 1 वस्तु मुफ्त। कितना टोटल वस्तु घरे ले जा रहा है? तो 4 वस्तु। तो डिस्काउंट कितना हुआ? तो डिस्काउंट 1/4 हुआ। टोटल 4 वस्तु घर ले जा रहा है, जिसमें कि छूट कितने हैं? केवल 1 वस्तु। इसीलिए डिस्काउंट परसेंट बराबर आपका हो जाएगा 25%। ठीक है, या फिर डिस्काउंट कितना? 1/4।
इसके अलावा 10,000 से अधिक की खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 खरीदने पर एक मुफ्त पाए योजना की देय राशि पर 10% छूट दी जा रही है। अच्छा, यानी 10,000 से अतिरिक्त अगर करता है तो इसे योजना जो था ना 3 में 1 छूट, उस पर एक्स्ट्रा 10% की छूट दी जाती है। 10,000 से अधिक अगर रमेश ने खरीदारी किया और जिसके लिए यह देय राशि 18,000 था, यानी 10,000 के आंकड़ा को पार कर गया, अगर यह 10,000 के आंकड़ा को पार कर गया है रमेश, तो इसको पहले तो मिलेगा 3 में 1 मुफ्त, वो तो पहले वाला नियम, और 10% की और छूट मिलेगी। इस लेन देन के दौरान रमेश को कुल कितने प्रभावी छूट मिले? देखो भाई, पहला छूट तो मिला है 4 से 3, पहला छूट, और दूसरा छूट 10% का छूट का मतलब होता है 1/10 कम ना, यानी कि 10 से 9, और 2 छूटों को मिलाकर टोटल छूट जो हो रहा है 10 चौका 40 और 9 तिया 27, 40 वाला वस्तु 27 में मिल जा रहा है, यानी कि उसको छूट हो रहा है 13 रुपये का, और 13 रुपये का जो छूट हो रहा है वो 40 रुपये में हो रहा है। तो कितना प्रतिशत का छूट होगा आप कैलकुलेट कर ले सकते हैं, यहाँ पर जो भी आएगा आपका आंसर उचित आ जाएगा। 1 0 से 1 0 काट रहे हैं, 2 दूनी 4 और 5 दूना 10 है, 5 5 25 है, 13 5 65 और 13 दूनी 26, तो यहाँ पर जो आ जाता है 325% आ जाएगा, 325%। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे इसको कि 25 छूट 10 छूट प्लस 25 गुने 10/100 छूट, ऐसे भी कर सकते हैं। 25 10 35 और प्लस आपका 2.5, और ये जब करेंगे तो माइनस मिलेगा आपको 0.5, और ये आपका 33 यानी कि 31.5, जो सॉरी गलत हो रहा है क्या यहाँ पे, 13 5 65 5 25 25 दिया 75 हो रहा था, सॉरी, कैलकुलेशन अपने से देखा कीजिए। 25 तिया 75 और 25 तिया 75 और 25 का 25, तो यहाँ 7 5 12 है, 3.2। मैं यहीं पर गलती कर रहा हूँ, घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा कितना, मैं 3 घटा दूंगा तो 32 मिलेगा, और फिर पॉइंट लगा दूंगा। जब 2.5 घटाना है 3 घटाइए और पॉइंट लगाइए, यानी कि आंसर हो जाएगा 32.5। ये भी तरीका आपको ठीक है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं 25 10 10 15 ऐसे देते हैं तो ये तरीका भी ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है ये यहाँ पर थीम ये था इस प्रश्न का कि भाई देखो पहले छूट ऐसा मिल रहा था, लेकिन अगर ऐसे ऐसे देगा ना तो इतना % अधिक छूट मिलेगा। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर बढ़ा देता है, फिर भी कॉलेज पहुंचने में उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है। दोनों जगह पर देर हो रहा है। अगर आपको चाल दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा पहल का, और यहां पर 25 मिनट देर है, और फिर कह रहा है कि 10 किलोमीटर बढ़ा देता है, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और फिर भी देर हो जाता है 10 मिनट का, तो इसका मतलब कि उसको अंदाजा सही नहीं था। अगर दोनों देर देर या पहले पहले हो तो आपको याद होगा कि चालों का गुणनफल, दूरी बराबर क्या लिखते हैं, दूरी बराबर लिखते हैं चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय का अंतर। याद रहे देर देर है या पहले पहले है तो समय का अंतर होता है, लेकिन देर या पहले होगा या पहले और देर होता है यहाँ पे तो उसमें योग हो जाता है, अंतर करने पर जुट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का वो फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे सीधा सीधा, 40 गुने 50 बटा 40 प्लस 50 गुने देर देर यानी कि 35 बटा कितना 60 मिनट था। अच्छा देर देर है तो घट जाएगा, देर देर घटे है तो घटेगा, तो यहाँ पर 15 होगा। क्यों? क्योंकि 25 भी देर था 10 भी देर था, माइनस माइनस में माइनस माइनस या प्लस प्लस घटाइएगा तो घटेगा। ठीक है, तो देर देर रहे या पहले पहले रहे तो अंतर निकालना है। ठीक है, और अगर देर और पहले रहेगा तो जो अंतर करेंगे तो जुट जाता है। क्लास में डिस्कस किया जाएगा, काटिएगा डिस्टेंस आपका आ जाएगा। काट लेता हूं मैं, 15 चौका 60, 4 बार में कट रहा है, 4 से कट गया 10 बार में, 0 से 1 0 कट गया, यानी 50 बटा
कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 25 मिनट देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल 10 किलोमीटर बढ़ा देता है, तो 40 के बजाय 50 कर दिया। फिर भी वह कॉलेज पहुंचने में उसे 10 मिनट की देर हो जाती है। 10 मिनट की देर हो गई तो दोनों देर है ना। तो देर है तो दोनों का अंतर करेंगे तो यहां पर तो आपको 15 ही होगा। 15 चौका 60, 10 चौका 40, अंतर यहां पर कीजिए तो यहां पर हो जाता होगा 10। ओके, चालों का अंतर देखो 90 में जोड़ कर लिख रखा हूं, यहाँ 10 फिर से काट लेता हूं। 15 चौका 60, 10 चौका 40, 10 बार में, और 10 से ये 10 कट जाएगा और यहाँ पर 50 किलोमीटर आ जाएगा काट पीट के। तो आंसर डी है। देखो कहीं भी कैलकुलेशन अगर दिक्कत होता है तो आप एक बार कर लिया कीजिए। देखिए बाबू मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आपको थोड़ा सा इन चीज़ों पर फोकस, क्योंकि ना ही मुझे पता होता है आंसर नहीं, और मुझे फोकस होता है केवल बताने पर। जैसे मुझे यहाँ पर बताना आवश्यक है कि देर रहे तो दोनों का अंतर, पहले भी रहे तो दोनों का अंतर, लेकिन देर और पहले रहे तो दोनों का योग। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 42 से पूर्णतः विभाजित है? 42 को पहले देखना पड़ेगा कि किस किस से बना है। 2 21 2 42, 3 7 21, अच्छा 2 3 और 7 से, यानी कि जो 3 के भी नियम को, 7 को भी नियम को और 2 के भी नियम को ये फॉलो करता है तो वो 2 के नियम में तो सब पास है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के नियम में देखता हूं, 3 के नियम में कौन कौन पास है फेल है देख लेता हूं। 2 1 3 कट जाएगा, 5 4 9 ये भी कट जाएगा, 2 के नियम में भी पास है, और 5 2 7 2 9 और 3 2 5 ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि जोड़ने पर देखो 5 4 9 ये कट जाएगा, 3 कट जाएगा लेकिन 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता आंसर। 5 4 9 4 4 8 ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। 5 4 9 और 4 4 8 ये भी नहीं कटेगा, यानी कि बच गए 2 लोग, ये वाला और ये होता है क्या 5 4 9 4 2 6, हाँ कट जाएगा। 7 का नियम है क्या पता है कि 3 को अंडरलाइन कीजिए, बाकी को हटाइए। 242 माइनस 25, अगर जो घटा के आता है वो कट जाता है 7 से तो पूरी संख्या कट जाएगा। 7 5 12 ये बच गया आपका, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, 217 7 21, एकदम पक्का यही आंसर होगा डी। देखना ये 7 से ये वाला नहीं कटेगा, यही नियम यूज करके देख सकते हैं। यानी कि 7 की डिविजिबिलिटी है कि अंतिम 3 को अंडरलाइन कीजिए, पहले वाला घटा के देखिए, जो बचेगा सो कट जाना चाहिए 7 से। और ये सवाल अंतिम सवाल है आपका। अंतिम सवाल कह रहा है कि इसको सरल करें, और अगर सरल कर रहे हैं इसको तो ध्यान दीजिए ये बार लाइन कोष्ट है, वो पहले क्रिया होता है, यानी -1 इसका कोई असर नहीं होता इस पे। 9 में से 3 गया 6 हो गया, तो 15 माइनस 6 पहले करना है आपको, फिर 20 माइनस कर देना है, और फिर आपको 10 माइनस करना है, और फिर 9 माइनस कर देना है। 15 में से 6 गया 9, 20 में से 9 गया 11, ये 10 में से ये -1 तो 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी कि -10 माइनस ये ऐसा था -9 था, तो मुझे लगता है कि 10 आपको नजर आ रहा होगा। आंसर हो गया ए। कुछ समझ में आ रहा है बात? इस तरह से ये पूरे सेट का सॉल्यूशन था। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। लगातार मेहनत करते रहिए, जीत आपकी तय है। आपका आज का मेहनत कल रंग लाती है। नौकरी एक दिन में नहीं होता, हर दिन थोड़ा थोड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।